नमस्कार, मैं हूं कमर। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिसे कहते हैं खबरें जरा हटके। आज भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। सीधी के टाइगर रिजर्व में आई बाघिन को उसका हमसफर मिल गया। अब मोहन रेंज के जंगलों में बाघ और बाघिन का जलवा रहेगा और उम्मीद की जा रही है कि इससे बाघों का कुनबा बढ़ेगा। इंसान हो या बेजुबान, जब किसी अपने से मिलने का मन में उमंग हो तो तरंगे ऐसे ही हिलोरे मारती हैं। ऐसा लगता है जैसे पैरों में पंख लग गए हों। अब हवा में उड़कर ही जितनी जल्दी हो सके उस अपने से मिल ले। बाघ SD27 का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आम आशिकों का होता है। अपनी माशूका से मिलने की बेकरारी देखिए। बाड़े से आजाद होते ही बेतहाशा दौड़ लगा दी बाघिन से मिलने की बेचैनी में। बाघ का बिल्कुल फिल्मी अंदाज में स्लो मोशन वाला स्टाइल भी देख लीजिए। मान लीजिए कि हीरो और हीरोइन एक दूसरे से मिलने को दौड़ पड़े हैं। हालांकि यहाँ अभी सिर्फ हीरो ही दिखाई दे रहा है, मतलब बाघ SD27, जिसे अपनी हीरोइन यानी बाघ SD30 की तलाश करनी है। तब जाकर इनका मिलन पूरा होगा। जिस सीधी टाइगर रिजर्व की ये तस्वीरें हैं, वहां बाघों की भरमार है। 15 से ज्यादा बाघ और बाघिन हैं। साथ ही 7 नन्हे शावक भी हैं जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इस टाइगर रिजर्व में 4 रेंज हैं। व्हाइट टाइगर मोहन रेंज, जो यहाँ के सफेद टाइगर मोहन के नाम से रखा गया है, लेकिन इस क्षेत्र से मोहन के रीवा राज घराने में चले जाने के बाद से ये सूना पड़ा था। एक लंबे अंतराल के बाद पिछले कुछ दिनों से यहाँ बाघों का आना जाना होता था, लेकिन बाघ यहाँ कभी ठहरते नहीं थे। इस लिहाज से पिछले दिनों बांधवगढ़ से लाई गई बाघिन SD30 को पहले एक बाड़े में रखा गया। उसके बाद उसे मोहन रेंज में 9 जून को छोड़ा गया। बाघिन 10 जून की सुबह उस रेंज में सैर पर निकली, जिसके बाद टाइगर रिजर्व की टीम ने शुरू की बाघिन के हमसफर की तलाश। टाइगर रिजर्व की जो मोहन रेंज है, जिसका नाम मोहन यहाँ के सफ़ेद शेर के नाम पर रखा गया है, उसमें बाघ नहीं थे। कभी कभार बाघों का आना जाना होता था, लेकिन वो ज़्यादा दिन वहाँ रुकते नहीं थे। इसके कारण से पिछले 1 जून को एक बाघिन ट्रंकलाइज करके ला करके वहाँ एक बाड़े में रखी गई और आज था इस बाड़े से उसको 9 तारीख को रिलीज किया गया। रिलीज होने के बाद बाड़ा जब 9 को खोला गया तो वो 10 की सुबह वहाँ से निकली। फिर 12 तारीख को एक नर बाघ ला करके फिर उसी अस्थायी बाड़े में रखा गया, जिसको कल हमने 13 तारीख को उसको रिलीज किया है और ये बाड़ा खोला है। टीम ने बाघ SD27 को बाघिन का हम सफर चुना, बल्कि उसे जंगल से उठाकर उसी बाड़े में लाया गया जिस बाड़े में बाघिन को रखा गया था, ताकि बाघ बाघिन एक दूसरे से वाकिफ हो सके। जिसके बाद बाघ को बाड़े से उस क्षेत्र में आजाद किया गया जहां से वो अपनी हम सफर से मिल सके। मोहन रेंज में पहुंचते ही बाघ ने एक लंबी दहाड़ के साथ ही छलांग लगाते हुए इधर उधर जंगल में बाघिन की तलाश शुरू कर दी। बड़ा खोलने के आधे घंटे बाद नर बाघ भी मोहन रेंज की खरसुती बीट के घूम रहा है। दोनों मादा एवं नर बाघ वहीं उसके हैं और हमारी ट्रैकिंग टीम उनकी रेगुलर ट्रैकिंग कर रही है। जब से बाघ और बाघिन को मोहन रेंज में छोड़ा गया है, तब से दोनों बाघ बाघिन आसपास के जंगलों में घूमते हुए कई बार कैमरे में कैद हुए हैं। इनकी निगरानी के लिए 2 अलग अलग टीमों को लगाया गया है, जो लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रही है। बाघ बाघिन की जब मीटिंग होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ बाघों का कुनबा और बढ़ेगा। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18, सीधी।
अगर सब्र और सूझबूझ से काम लिया जाए तो दुश्मन पर विजय तय है। ये नसीहत केवल इंसानों पर नहीं बल्कि बेजुबानों पर भी लागू होती है। इसकी ताज़ा मिसाल देखने को मिली बैतूल के जंगलों में, जहां छोटे से शिकार ने अपने से कई गुना बड़े और खतरनाक शिकारी को मात दे दी और उसके जबड़े से खुद को आजाद करा लिया। जंगल में जंगल का ही कानून चलता है। जो मजबूत होता है वो शिकार करता है, कमजोर शिकार बन जाता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फ्रॉग और स्नेक की खूनी जंग जारी है। देखिए किस बेरहमी से छोटे से फ्रॉग को स्नेक ने अपने जबड़े में कैद कर रखा है। इंसान हो या बेजुबान, जान सबको प्यारी होती है। इसलिए तो देखिए छोटा सा फ्रॉग हार मानने को कतई तैयार नहीं है। स्नेक ने पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन फ्रॉग हर मुमकिन कोशिश में जुटा है कि किसी तरह वो स्नेक की पकड़ से खुद को आजाद करवा ले। ये तस्वीरें बैतूल जिले के सारणी के जंगलों की है, जहां चिकट कीलबैक स्नेक ने एक पेंटेड फ्रॉग यानी मेढक को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। सांप ने मेढक को जबड़े में दबा रखा था और उसे निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच बाजी पलटने लगी। इस लड़ाई में चालाक मेढक के पास भी कुछ योजना थी। मेढक ने अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे सांप की पकड़ ढीली पड़ती गई और कुछ ही देर बाद अचानक मेढक खुदक कर सांप के चंगुल से आजाद हो गया। सांप ने दोबारा मेंढक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेंढक वहां से भाग निकला। सारणी के ही एक स्थानीय सर्प विशेषज्ञ ने इस पूरी लड़ाई को सब्र के साथ कैमरे में कैद किया। उसके मुताबिक ऐसा काफी दुर्लभ होता है जब एक सांप के चंगुल से मेंढक जैसा छोटा जीव बच निकले, लेकिन इस बार जीत मेंढक की हुई है। मैंने उसको रिकॉर्ड करा। काफ़ी देर तक के मैं देखता रहा, लगभग 8 से 10 मिनट तक के सांप और मेंढक की लड़ाई चलती रही। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चेकर्ड किलबैक जो है वो जहरीला सांप नहीं होता है और मेंढक छोटा ही था, पर उसने अपनी पूरी कोशिश करी उससे बचने की। उसने अपने शरीर को फुला लिया और काफ़ी देर तक के सांप के साथ वो संघर्ष करता रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि मेंढक ने अपने आप को सांप से सुरक्षित रूप से बचा लिया और वहां से भाग गया। ऐसा कम से ही देखने को मिलता है कि इतने बड़े सांप से एक छोटा सा मेंढक लड़ा और बच के निकल गया। सांप और मेंढक की खूनी जंग की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और जिसने भी जंगल के इस जंग को देखा वो छोटे से मेंढक के हिम्मत और हौसले की दाद दे रहा है। ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। बिलासपुर की जीवनदायिनी कहलाने वाली अरपा की गोद में 25 से 30 हजार साल पहले भी जीवन था। इसकी पुष्टि करते हैं अरपा नदी के किनारे मिले पाषाण काल के पत्थर। यह दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये दावा कर रहे हैं बिलासपुर के रहने वाले मानव शास्त्र के प्रोफेसर, जो पिछले 16 साल से नदी के किनारे से पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के बीच से होकर बहने वाली अंतःसलीला अरपा नदी का इतिहास काफी पुराना और समृद्धशाली रहा है। पाषाण काल में भी इस नदी के किनारे इंसानी सभ्यता होने के प्रमाण मिले हैं। बिलासपुर के तोरवा में रहने वाले डॉक्टर विनय तिवारी, जो कि जसपुर में मानव शास्त्र के प्रोफेसर हैं, सुबह शाम जब नदी किनारे टहलने जाया करते थे, तब उन्हें नदी किनारे जो पत्थर मिले हैं उन पत्थरों के इतिहास इस बात की पुष्टि करते हैं। डॉक्टर विनय तिवारी का दावा है कि जिस बनावट के पत्थर उन जगहों से मिले हैं, ये पत्थर पाषाण काल में इंसान खुदाई छिलाई के साथ ही चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल करते थे। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ये मनुष्य और जानवरों में अंतर क्या, मनुष्य एक संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति निर्माता इसलिए हो कि वो टूल्स का निर्माण कर सका, तो वो सब पत्थरों के व्यापक से प्रयोग किया, इसलिए उसको पाषाण
काल कहा जाता है। बिलासपुर शहर में जो अरपा नदी बह रही है, इसके किनारे भी हम ऐसे अवशेष मिले हैं। यहाँ पर कई संजोग से मेरे साथ ऐसा शुरुआत हुआ, फिर मैंने सोचा कि जब ऐसा मिला है तो और भी ऐसे होने चाहिए और इसके उद्योग परंपरा यहाँ का साक्ष्य मिलना चाहिए। और बड़े ये सौभाग्य और ये प्रसन्नता का विषय है कि हमको ऐसे मिले। और पूरा पाषाण काल से, पाषाण स्तर के सबसे निम्न काल का है, निम्न शुरुआती काल है, वहाँ के प्राचीनतम औजार मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसमें हैंडेक्स है, क्लीवर है, स्क्रैपर और पॉइंट्स है। अपना स्वयं का अनुभव और जो आकलन है, ये चूँकि पाषाण युग के प्राचीन निम्न से गए हैं, तो मिनिमम इसको मैं आपको बता सकता हूँ ये, लेकिन इसकी प्राचीनता के लिए हमें अभी और अध्ययन चल रहा है, लेकिन फिर भी ये करीब 25-30 हज़ार साल के इधर के नहीं है, पहले के ही है ये पूरा पाषाण काल। इतने पुराने ये औजार यहाँ पर हैं। ये स्थिति सिद्ध करता है कि यहाँ पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, चूँकि पत्थर के इतने औजार मिले, इतने आकार प्रकार मिले हैं, तो उसके प्रति बहुत लंबे समय तक रही है। ये धार कैसे भी ये बनाए हैं। बिलासपुर में अरपा नदी के पूर्वी छोर के दाहिनी तरफ तोरवा और छठ घाट के इलाके में करीब 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में ये पत्थर मिले हैं। पाषाणकालीन पत्थरों को खोजने और उन्हें संग्रहित करने का काम डॉक्टर तिवारी साल 2005 से कर रहे हैं। अब तक उनके द्वारा जो पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, उनमें क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन और जेस्पर शामिल है। डॉक्टर तिवारी की माने तो इन पत्थरों से पाषाण काल के लोग जानवरों के शिकार, उन्हें काटने छीलने के औजार के तौर पर करते रहे होंगे। हर पत्थर की बनावट ऐसी कि अगर जोर से इन पत्थरों पर आपकी उंगलियां चल जाएं तो उंगली कट सकती है। ये पहली बार मुझे 2005 में मिला था और फिर सब लगा कि नहीं, इसको और ऐसा कुछ मिलना चाहिए, तो फिर लगातार मैं यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर सर्वेक्षण में मैं करता रहा और अभी तक जो है प्राप्त हुए हैं। कितने टूल्स आपने इकट्ठे किए और उन टूल्स में सभी अलग अलग विशेषताओं के हैं या सिमिलरिटी उनकी सेम है? नहीं, देखिए, तो जो पूरा पाषाण युग के टूल्स मिले हैं, पूरा पाषाण में 4 ही प्रमुख टूल्स पाए गए। सबसे पहले प्रमुख ही हैंडेक्स, जो यहाँ के औजार, यहाँ के अवशेष में प्राचीन प्रमुख रूप से पाए गए। इसके बाद क्लीवर्स होते हैं, स्क्रैपर्स हैं, पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, जो हम टूल्स देख रहे हैं, हाँ देखिए, ये अपने टूल्स आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है। ये पूरा पाषाण काल का एक बहुत बहुप्रयोजनीय टूल्स है, जिसको हैंडेक्स कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये एक तरफ इसका चौड़ा भाग है, यहाँ पर ये इस तरह से हाथ में पकड़ा जाता था, और जो इसका जो जहाँ पर पतला एरिया होता है, इसको ये कार्यांग बोला जाता है। इसी से वो काम लेता था। आप देख रहे हैं यहाँ पर धीरे से ये बड़ा थोड़ा पॉइंटेड हुआ और उसके बाद गोलाई लिए हुए और लेकिन बहुत शार्पनेस है। तो ये हैंडेक्स में भी कई प्रकार के अलग अलग आते हैं, तो उनका उपयोग बहुप्रयोजनीय मैंने बताया। तो इसके जैसे आप ये हैंडेक्स है, तो ये हैंडेक्स से क्या है कि शिकार किए हुए जानवरों का खाल निकालने के लिए, मांस को काटने के लिए, है ना, हड्डियों को तोड़ने के लिए और भी अन्य कामों के लिए इसमें उपयोग करता था। और भी तरह तरह के पत्थर मिले हैं। हाँ देखिए, अभी हाँ ये एक अलग, देखिए पत्थर है, ये पत्थर अलग है। तो अलग अलग पत्थरों में ये यहाँ पर टूल्स मिले, क्योंकि देखिए औजार आदि मानव के संस्कृतियों का अवशेष वहाँ ही ज़्यादा मिलते हैं जहाँ उनको पत्थर के औजार बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल्स मिले बहुत है। रॉ मटेरियल्स मैंने अलग अलग पत्थर को निकालना। प्रोफेसर तिवारी का मानना है कि ऐसे पत्थर प्रकृति नहीं बल्कि इंसान बनाते हैं। डॉक्टर तिवारी के द्वारा ये जानकारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ही भूगर्भ शास्त्रियों को दी गई है। अभी तक अरपा किनारे जीवन था, ये बातें सिर्फ सुनी और सुनाई जा रही थी, लेकिन पत्थरों की जुबानी जो सबूत मिले हैं, उन पत्थरों के जरिए अरपा किनारे हजारों साल पहले रहने वाली संस्कृति के अध्ययन के बारे में मदद मिल सकेगी। मैंने अपने जो मानव विज्ञान के जो सीनियर्स हैं, रविशंकर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने संपर्क किया है और वो निरंतर उनके संपर्क में हूँ, क्योंकि ये और इसके साथ ही साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका जिसको हेडक्वार्टर है रायपुर में है, वहाँ के भी अधिकारियों से मैंने संपर्क करने का भी मेरा प्रयास है निकट एक 2 दिन में, ताकि ये पत्थरों के प्रकार का पता चल पाए और जो सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट है उनसे सही एक काल निर्धारण, इनके टूल और इन उपकरणों के निर्माण तकनीक का पता चल जाए, जिससे कि वास्तव में ये स्थापित हो सके कि ये पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। अरपा के किनारे मिले इन पत्थरों की जानकारी जियोलॉजिस्ट विभाग को भी मिली है। बहुत जल्द अब ये विभाग इन पत्थरों की जांच कर ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये पत्थर कितने हजार साल पुराने हो सकते हैं और यहाँ कौन सी संस्कृति पली बढ़ी है। इसको बोलते हैं पेपर।
विनोद कुशवाहा, न्यूज 18, बिलासपुर। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए खबरों के सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं। त्रिपुरा के अगरतला में ऐसा कोई दुकानदार नहीं जो मडमैन को नहीं जानता। मडमैन अपने हुनर से सबका मनोरंजन करता और इसके एवज में जरूरत का सामान भी लेता है। मांगने वाले का हुलिया ऐसा हो तो फिर देने वाले को जेब ढीली करनी ही पड़ती है। डिमांड स्पेशल नहीं होती, जो खुशी खुशी जितना दे दे ये मडमैन उससे उतना ही लेता है। नमक तेल भर जब पैसे मिल जाते हैं तो मडमैन निकल पड़ता है सब्जी मार्केट। हर एक दुकान पर जाता है, सब्जी लेता है, किलो 2 किलो नहीं, पाव भर या 100 ग्राम भी नहीं, जो जितना दे दे उतना ही नहीं। दुकानदार बिजी हो तो मडमैन खुद भी उठा लेता है अपने हिसाब से कुछ सब्जियां। सब्जियों से दोना भर जाता है तो फिर मडमैन निकल पड़ता है फिश मार्केट की ओर। यहाँ भी हर एक दुकान पर पहुँचता है ये, लेकिन इस बार मामला जरा बदल जाता है। मडमैन को मछलियाँ बहुत भाती हैं, लिहाजा वो अपने हिसाब से मछलियाँ लेता है। कोई छोटी देता है तो फटाक से बदल लेता है, पसंद ना आए तो फट से बदल लेता है, और जो ना दे उसे अपने अंदाज में देने को मजबूर कर देता है। मडमैन की ये तस्वीरें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से आई हैं, जहां अलग अलग आवाज निकालने में माहिर शंकर डे नाम का यह शख्स अक्सर अपने शरीर पर गीली मिट्टी लपेटकर बाजार पहुंच जाता है, अपनी आवाज से लोगों का दिल बहलाने, अपने और अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करने। वैसे शंकर डे की एक और दलील है कि मिट्टी लगाने से कोरोना वायरस भी पास नहीं फटकता। मिट्टी लगाता हूँ, वायरस सामने ना आए, फिर कुछ पैसा मिल जाए, उसीलिए मिट्टी लगाता हूँ। मिट्टी तो आज से नहीं लगाऊं, बहुत दिन से मिट्टी लगाऊं। शंकर डे की इस कलाकारी और मांगने के इस अनोखे तरीके की वजह से यहाँ के लोग इसे मडमैन के नाम से जानते पहचानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। खंडवा का एक ऐसा कलाकार है जो मुफलिसी में इन दिनों मदद की गुहार लगा रहा है। कभी आपने हुनर से लोगों के दिलों पर राज करने वाले भगवान पटेल के सामने अब रोजी रोटी का संकट आ गया है। देखिए एक कलाकार की कहानी जो अर्श से फर्श पर चला गया है। देखो हमारे मोदी जी ने हर देश के विरोधियों में कैसा फुटड़ा बिठा दिया। देखो हमारे मोदी जी ने देश के विरोधियों में कैसा फुटड़ा बिठा दिया। अरे जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने धारा 370 कानून हटा दिया। तो ऐसी चली लहर की शबनम भी शराब हो गई। ऐसी चली लहर की शबनम भी शराब हो गई। और जो देश के छुपे गद्दार थे कश्मीर में, उनकी तो नींद खराब हो गई। देखो महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, कहीं जिसके एक एक शब्दों पर ताली की बौछार हुआ करती थी, आमो खास सभी के दिलों पर राज करने वाले भगवान पटेल अब खुद 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हो गए। कोरोना ने लाखों करोड़ों लोगों की तरह भगवान पटेल की जिंदगी में भी मुफलिसी ला दी है। ये कलाकार अब अपने गांव की 4 दीवारियों में कैद होकर रह गया है। ना तो कोई काम है ना धंधा, बस अब बचा है तो परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट। शिवराज जी को मेरे तो भगवान है। वो कलयुग के भगवान समझता हूँ उनको। मैं तो उनकी महिमा ऐसे गाता हूँ, मैं तो उनकी ऐसी गाता हूँ महिमा उनके नाम की, जैसे सुदामा ने गाई थी श्याम की। कहीं पे भी मैं कार्यक्रम देने जाता हूँ तो पहले मैं उन्हीं का नाम मामा जी से यही गुहार लगा रहा हूँ कि मैं दर दर भटक रहा हूँ साहब, मामा जी तो मेरे को भी कहीं रोजगार मिले, मेरा परिवार चले, ऐसी कामना करता हूँ कि मेरी विनती सुने और मेरे को कुछ सहायता करें।
केवल खंडवा ही नहीं, भगवान पटेल का परचम कभी भोपाल, सीहोर, बुधनी जैसे जिलों में लहराया करता था। भगवान पटेल खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभाओं का शान हुआ करते थे, लेकिन आज कोरोना के चलते ये कलाकार बेबस है। कि पहले नमन करता हूँ मैं माँ सरस्वती को और गौरी के ललन गणराज को, और उसके बाद मैं नमन करता हूँ तो अपने मुख्यमंत्री शिवराज को, क्योंकि जननायक जनता के सेवक वो दिन दुखियों के दाता है, और शिवराज जी की महिमा को ये भगवान पटेल खूब गाता है। हिंदी निमाड़ी का मैं लोक गायक हूँ, खंडवा जिले के ग्राम औलिया विट्ठल में रहता हूँ, और पूरे मध्य प्रदेश की जनता को गाकर बस यह कहता हूँ। गुहार के बावजूद भगवान पटेल को फिलहाल कोई सरकारी मदद नहीं मिलती दिख रही है। उन्होंने हमें एक कोरोना के ऊपर जो निमाड़ी गीत लिखा है वो दिखाया, और उन्होंने कहा कि वो गीत लिखने के शौकीन हैं, और यही उनकी जो है कमाई है, ऐसा उन्होंने अवगत कराया। जी, अक्सर प्रोग्राम वगैरह की मांग क्या करते हैं? जी, अभी तो कोरोना काल चल रहा है और ऐसी स्थिति में कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, तो उनकी यही मांग है कि कार्यक्रम हो तो उनको भी रोजी रोटी मिले। कोरोना के इस संक्रमण काल में भगवान पटेल जैसे कलाकार को अब रोजी रोटी के लिए भगवान का ही सहारा है। अब देखना होगा कि कला के इस फनकार की मदद के लिए कौन आगे हाथ बढ़ाता है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। बड़े दयालु है वो दाता हमारे, जिनके हाथ में ये मध्य प्रदेश की लाज है। हर पल करते हैं बहन बेटी गरीब मजदूर किसान की सेवा, क्योंकि नाम उनका शिवराज है। धन है मेरे शिवराज जी, तुमने मध्य प्रदेश की धरती में खुशियों के रंग भर दिए, और अंत उदय मेले लगाकर पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार कर। खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।